हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईथर के बारे में। इसके पहले के दो वीडियो एल्कोहल और फिनॉल हम वन शॉट में कवर कर चुके हैं। नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी सारी परीक्षा में आ सकती है। ये हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की सीरीज चल रही है। इसमें हम बात करेंगे आपसे कि किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं या आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक नामकरण से कि ईथर होता क्या है, कैसे इसकी संरचना होती है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव से बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। जब हाइड्रोकार्बन का एक एच प्रतिस्थापित हो जाए किसके द्वारा? एल्कोऑक्सी समूह यानी कि ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हुए समूह के द्वारा, तो जो प्राप्त संरचना होगी वही होगी ईथर की। ठीक है, यहां से ये जो हाइड्रोजन परमाणु था ये हट गया, उसकी जगह पर एल्कोऑक्सी समूह जुड़ गया। इसे ही हम बोलेंगे ईथर। ठीक है, सामान्य परिचय था। अब इसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा क्या? नामकरण। नामकरण इसीलिए पढ़ाया जा रहा है अभी आपको कि आपको पता तो हो कि कौन को क्या बोला जाता है, मतलब कौन से ईथर को हम क्या बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो बेटा दो तरह से आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला, फर्स्टली सामान्य नाम विधि, या फिर दूसरा आयुपेसी नामकरण विधि। मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, प्रश्न में लिखा रहेगा कि डाइमेथिल ईथर की अभिक्रिया हम जब अल्कोहल के साथ कराएंगे या एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, या फिर मेथॉक्सीमेथेन की अभिक्रिया जब क्लोरोमेथिल या मेथिल क्लोराइड के साथ में करवाई जाए तो क्या बनेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आप कब कंफ्यूज नहीं होगे? जब आपको पता होगा नामकरण कि कैसे आप लिखेंगे और कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले आई स्टार्ट विथ सामान्य नाम विधि। मतलब मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगा सामान्य नामकरण विधि से। ठीक है, सामान्य नाम कैसे बोला जाता है और क्या इसके नियम है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी है हाइड्रोकार्बन को। जैसे मेथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, सिमिलरली इन्हें हम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। ठीक है, जैसे पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है। मान लीजिए किसी ईथर में सबसे पहले मैथिल समूह हो, बाद में ईथर समूह हो, और सबसे पहले मेथिल समूह हो, उसके बाद में एथिल समूह हो, और बीच में वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़े हुए। अब जो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले मेथिल समूह यानी CH3 और वो ऑक्सीजन से जुड़े हो, और उसके बाद में हो CH2H5। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, क्या नियम लगाएंगे, कैसे हम इसे पढ़ेंगे? ओके, तो आई स्टार्ट विथ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। तो सबसे पहले आएगा क्या? एथिल आता है ना बेटा, एथिल ई आएगा। ठीक है, ई से जब आप आगे जाओगे तो FGHIG, और फिर हमें प्राप्त होगा क्या? मैथिल। तो जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें प्राथमिकता किसे देनी है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को। तो पहले आता है एथिल, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एथिल, उसके बाद में लिखेंगे मैथिल, और फिर हम सामान्य नामकरण विधि में सीधे शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है ईथर। ठीक है, समझ में आया हमने क्या बोला? मान लीजिए यहां पर यहां पर एथिल की जगह प्रोपिल समूह जुड़ा होता, यदि हम इसे कर दें CH3H7, है ना, यही होगा। यदि नहीं हो तो मैं बड़ा कर देता हूं, CH2CH2CH3। ठीक है, वही सूत्र था, उसे मैंने बड़ा कर दिया। तो यहां पर है मैथिल, यहां पर है प्रोपिल। अब बताओ हम पहले किसे लिखेंगे? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सबसे पहले उसे लिखना होगा जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है। ओके, तो पहले क्या आएगा? एम आएगा या पी आएगा? सोचो सोचो, MNO P। तो यहां पर हमारी संरचना का नाम सबसे पहले रहेगा मैथिल प्रोपिल ईथर। तो सामान्य नामकरण विधि आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। हमें फॉलो करना है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। नाउ मूव टू आयुपेसी नामकरण विधि। थोड़ी सी ट्रिकी है, समझना पड़ेगा। पर हमें जो प्राथमिकता देनी है वो देनी है किसे? हमें प्राथमिकता देनी है क्रियात्मक समूह को।
ठीक है, यानी कि एल्कोक्सी समूह को। ओके बेटा, अब ध्यान रहे एक और बात जो पूछी जा सकती है आपसे कि ईथर का सामान्य सूत्र लिखिए। क्या पूछा जा सकता है? ईथर का सामान्य सूत्र लिखिए। ठीक है, आपने जब एल्कोहल में पढ़ा रहा होगा तब आपको मैंने समाव्यवस्था पढ़ाई थी, तो आपको पता है कि एल्कोहल और ईथर में समावयवी सिमिलरली होती है, इनका सूत्र भी समान होता है। मान लीजिए मैं यहां पर लिख दूं C2H5OH। ठीक है, कितने कार्बन है बेटा? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 1 6। ऑक्सीजन 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब इसी को यदि क्रियात्मक समव्यवस्था के रूप में मैं प्रदर्शित करना चाहूं, CH3OCH3। ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। देखो अणु सूत्र समान है मगर क्रियात्मक समूह अलग अलग होने के कारण में, मतलब यहाँ ऑक्सीजन की क्रियात्मकता अलग अलग है, इसी कारण से इनका जो सूत्र है वो समान है मगर कार्यविधि अलग अलग है या नाम अलग अलग है। यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन है? OH। और यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन है? एल्कोक्सी ग्रुप या फिर O हम कह सकते हैं। ओके, अब सूत्र ध्यान से देखोगे, CnH2n प्लस 2 और O, ये होगा इसका सूत्र। ठीक है, यही ईथर का सूत्र होता है। तो ये थी क्रियात्मक समूह की बात। अब बात करते हैं इसके आयुपेसी नामकरण की। ठीक है, तो हमने सामान्य नाम पढ़ लिया। अब क्रियात्मक समाव्यवस्था का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से इसे समाव्यवस्था भी कह सकते हैं, मतलब किस प्रकार से हम समाव्यवस्था को प्रदर्शित कर सकते हैं। पहली क्रियात्मक समाव्यवस्था और दूसरी मध्यव्यवस्था। ओके, नाउ वी हैव टू मूव ऑन आयुपीएससी नामकरण। अब हम देखते हैं कि आयुपीएससी नामकरण कैसा किया जाएगा। ठीक है, तो आयुपीएससी नामकरण में सबसे पहले हमें बोलना है एल्कोक्सी समूह को। मान लीजिए यहां पर हमारे पास में एक संरचना है CH3OCH3। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे इस ग्रुप को, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सबसे पहले आपको पता होगा मैथेन की संरचना है। क्या की संरचना? मैथेन। इसके साथ में जोड़ा है क्या? ऑक्सीजन, तो ये होगा मैथोक्सी। क्या बनेगा कंपाउंड का नाम? मैथोक्सी। और ये संरचना काय की है? मीथेन की, मैथोक्सी मीथेन। मान लीजिए यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? ये एथेन संरचना, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एथॉक्सी मेथेन। मान लीजिए यहां पर CH2H5O CH2H5, इसे बोला जाएगा एथॉक्सी एथेन। तो इस प्रकार से ये संरचना आगे चलती रहेगी और यही हमें पढ़ना है। ओके, तो बेसिक आइडिया है कि सबसे पहले हमें प्राथमिकता देनी है किसे? मेथॉक्सी समूह को, उसके बाद में हम हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आईपीएससी नामकरण लिख सकते हो। व्यंजन संरचना के लिए फेनिल शब्द का प्रयोग होता है। व्यंजन संरचना के लिए व्यंजन शब्द का प्रयोग होता है। नाउ आई हैव टू मूव वेरी क्विकली ऑन हाउ टू मेक ईथर। मतलब हेडिंग जो आपकी रहेगी वो होना चाहिए कि कैसे हम ईथर को बना सकते हैं, है ना। आईयूपीएसी नामकरण का शॉर्टकट ट्रिक बता दिए हम। अब बात करते हैं कि कैसे आप ईथर को बना सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वहां पर दो विधियां मेंशन है। ठीक है, सबसे पहली विधि जो है उसे बोला जाता है निर्जलन, और जो हमारी दूसरी विधि है उसे बोला जाता है विलियमसन संश्लेषण। दो विधियों के द्वारा ईथर को प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं किस पे? निर्जलन। ध्यान रहे निर्जलन, दो शब्द देखने को मिल रहे हैं, निर और जलन। तो यहां से हमको बाहर करना है जल, मतलब जो भी कंपाउंड होगा उसमें बाहर क्या निकलेगा बेटा? जल। ध्यान रहे ऐसी कौन सी संरचना है, ऐसी कौन सी संरचना है जिसमें हमें CH3COCH3 मिल जाए
या फिर C2H5O, C2H5 मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान रहे जब भी आपको कोई उत्पाद बनाना हो तो उससे रिलेटेड आपको क्या लेने होते हैं, अभिकारक। तो यहां पर यदि ध्यान से मैं इसे कुछ ऐसा करूं C2H5OH, और इसे भी देखूं तो C2H5 है, इसके आगे भी हम OH लगा सकते हैं या फिर Cl भी लगा सकते हैं। तो दोनों विधियों को आपको आइडिया लग जाएगा कि हम पहले किसे लेने वाले हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन हम ले रहे हैं क्या, एल्कोहल। ठीक है, निर्जलन विधि में जल निकलेगा और नीचे वाली विधि में कुछ और ही निकलेगा। तो स्टार्ट विथ निर्जलन। हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे एथिल अल्कोहल का और बनाएंगे एथेनोइक एथेन। ठीक है, या फिर डाई एथिल ईथर। चलो स्टार्ट करते हैं, कौन सी विधि, निर्जलन विधि। जब हम एथिल अल्कोहल के 2 अणु लेंगे, कितने अणु लेंगे बेटा, 2 अणु। ये तो आप यहां पे 2 लिख दो, और इसे गर्म करो किसके साथ, H2SO4 के साथ, या फिर P POH3 के साथ में। ठीक है, या जिसे आप बोल सकते हैं H3PO3 के साथ में, पेट्रिक अम्ल। ठीक, इसके साथ में जब आप गर्म करोगे तो आपको प्राप्त होगा, आपको प्राप्त हो जाएगा C2H5O, C2H5। ठीक है, साथ में मिलेगा क्या, H2O। तो यही है निर्जलन विधि। ये तो सर आपने बहुत आसानी से करवा दिया। इसकी क्रिया विधि कैसे होगी, कैसे अभिक्रिया संपन्न होगी, अब इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं हम कि हाउ इट्स हैपन। ओके, नाउ ध्यान से समझना इस अभिक्रिया में होगा क्या। ठीक है, अब मैं इसका बड़ा रूप लिखूंगा थोड़ा सा, आप देखिएगा। ऐसा कुछ आबंध होता है अल्कोहल का, पर ध्यान रहे हम कितने अणु ले रहे हैं बेटा, 2 अणु ले रहे हैं ना। तो ये मैंने ले लिया इसके 2 अणु। अब आप इसे कर रहे हैं क्या, गर्म। आपने इसे किया गर्म किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, करिए गर्म। तो यहां पर से ये वाला भाग बाहर होगा। अब जब ये बाहर होगा ना, जब ये OH बाहर होगा, तो ध्यान रहे ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा। ठीक है, ये यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा, जिस कारण से इस पर आएगा प्लस आवेश। इसके कारण इस पर आएगा प्लस आवेश, और जब ये इसके संपर्क में आएगा, इसके संपर्क में आएगा, तो इसके पास में क्या है बेटा, इसके पास में पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन के युग्म। क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्म। और ऑक्सीजन की एक आदत होती है कि प्लस आयन को ये अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब ये प्लस आयन को अपनी ओर आकर्षित करेगा ना, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन भी इसे दे देगा। क्या करेगा, इसे दे देगा। तो यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन पे आएगा क्या, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज क्यों आया बेटा, क्योंकि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने कार्बन को दे दिया। अब क्या करना होगा, इसको करना होगा संतुलन। तो संतुलन के लिए क्या करेगा वो, संतुलन के लिए करेंगे इस H का जो एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके पास था वो भी ले लेंगे और इसे भगा देंगे। जब इसे भगाएंगे ना, तो ये कैसा होगा, H प्लस आयन के रूप में बाहर जाएगा। ध्यान से समझना, H प्लस आयन के रूप में बाहर जाएगा, और यहां से तुम्हारे पास में क्या था, OH माइनस आयन के रूप में बाहर था। तो जब ये दोनों मिले तो क्या बन गया, H2O। H2O बन गया, और मैंने तुम्हें बताया था कि ये संरचना यहाँ प्लस आयन के कारण जुड़ गई। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ध्यान देना, मेरी मेरी संरचना को अब ध्यान देना, यहाँ पर CH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये वाली संरचना बना रहे हैं हम। H H, यहाँ पर O था, H बाहर चला गया, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दिया था अब उसके पास में वापस आ चुके। क्यों, क्योंकि हमने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए और उसे H प्लस धन आयन के रूप में बाहर कर दिए। अब जो संरचना बची थी हमारी C धन आयन वाली, वो भी संतुलित हो गई,
और हमें क्या प्राप्त हो गया बेटा, ईथर। देखो यदि समझ नहीं आया होगा तो एक बार ध्यान से समझना, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है आपको कि कैसे होगा। हम इसे गर्म करेंगे तो यहाँ से OH आयन टूटेगा, OH आयन जब भी जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन ले गया OH माइनस आयन के रूप में, यहाँ पर धन आवेश आया। धन आवेश जब इस वाले OH के संपर्क में आया, इस वाले OH के संपर्क में आया तो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म पड़े थे उनके साथ हुई अभिक्रिया, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया किसे, कार्बन को। तो कार्बन यहां पर हो गया संतुलित, पर पार्शियली ऑक्सीजन पर आया प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन प्लस चार्ज के साथ नहीं रह सकता क्योंकि वो है पी ब्लॉक का तत्व, हमेशा ऋण आयन को साथ में रखने वाला, तो उसे अपने आप को करना है संतुलित। ठीक है, यहाँ पर 3 बंध बन जाएंगे, पार्शियली ध्यान से देखोगे तो एक बंध इधर से बन गया, एक बंध जो युग्मित इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने बना लिया, और एक हाइड्रोजन के साथ में बना है, तो किसी न किसी को तो बाहर होना पड़ेगा। अब ध्यान रहे यहाँ पे कार्बन बाहर नहीं होगा, अब यहाँ पर बाहर कौन होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कार्बन ने तो ऑलरेडी पहले से दे दिया, अब कौन दे सकता है यहाँ पे, यहाँ पर दे दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और H प्लस आयन के रूप में बाहर आ गया। तो हमें प्राप्त हो गई ये वाली संरचना जिसे कि आप बोलते हैं एथिल ईथर, और माइनस और प्लस OH आयन और H प्लस आयन मिलकर बन गया H2O। इसी कारण इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, निर्जलन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको समझ में आई होगी। ध्यान से देखना परीक्षा में कैसा पूछा जाएगा प्रश्न, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जाएगा कि जब आप एथिल अल्कोहल को या किसी भी प्रकार के अल्कोहल को जब भी H2SO के साथ H2SO4 या फिर पेट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या उत्पाद बनेगा। ठीक है, यह सीधा सीधा पूछा जा सकता है इतना, सीधा सीधा पूछा जा सकता है इतना कि बताओ आगे क्या होगा, क्या वो उत्पाद बनेगा, सीधे सीधा ऐसा लिखा आ सकता है। या फिर पूछ सकता है कि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए जब एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। ओके, या फिर बोलेगा कि अल्कोहलों की निर्जलन अभिक्रिया को समझाइए। एक ही प्रश्न को 10-20 तरीके से घुमा के पूछ सकता है ताकि आपके दिमाग की घंटी परीक्षा में हो जाए कंफ्यूज, आप चिल्ला चिल्ला के अंदर ही अंदर कुड़ जाओ और आपसे प्रश्न ना बने। तो मैंने 4-5 तरीके से आपको बता दिया कि प्रश्न कैसे बने थे, प्रश्न कैसे बन सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बम्बल हो गया, यू हैव टू एडजस्ट, बट कॉन्फिडेंस इतना ही रहना चाहिए और ऐसे ही प्रश्न बनने चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मान लो यहाँ पे अल्कोहल नहीं होता ना, एक और ट्रिक की बात बताता हूं। मान लो यहां पर 3-3 होता, 3-3 होता। ठीक है, अब ये बन गई अल्कोहल की निर्जलन से किसकी, हाइड्रोकार्बन के निर्जलन की, तो यहाँ पर बॉन्ड टूट के ना डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाए। तो ध्यान रहे इसका काम ही है ये कि निर्जलन विधि किसी न किसी एक को उड़ाएगा, किसी न किसी को विलोपित करेगा। ठीक है, तो ये थी वो रिएक्शन जो आपको पढ़नी थी। अब सेकंड रिएक्शन जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो है विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, उसे भी समझते हैं, इंपॉर्टेंट विधि है, नाम से भी पूछी जा सकती है या फिर दूसरे तरीके से पूछा जा सकती है कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया RX यानी कि एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाए तो क्या प्राप्त होगा, या फिर हैलोजन हैलाइड के साथ कराई जाए। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले सॉल्व करते हैं और फिर हम प्रकाश डालेंगे या फिर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से तरीकों से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, नाउ इट स्टार्ट, बहुत ध्यान से सुनना, कहीं जाना नहीं है। इंपॉर्टेंट सीरीज चालू हो चुकी है और मैं कोशिश करूंगा कि सरलता से आपको से बने, और ये सीरीज चलती रहेगी। मैडम का भी कल एक वीडियो आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जी जान से लगी हुई है। बायोलॉजी के वन शॉट हमने डाल चुके हैं बेटा, पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है आपका, टू बी ऑनेस्ट, जितना होना चाहिए था। शुरू वाली वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया, बाकी वाले में पता नहीं क्या ही हो गया। तो इफ एनी प्रॉब्लम विथ यू की या फिर अस की कोई है दिक्कत तो कमेंट करके बताओ, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे या फिर कैसे भी हो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सअप नंबर मैंने डाल चुका है अपना, आपको इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, सब कुछ फ्री है। नोट्स भी आपको इंस्टाग्राम बायो लिंक पर मिल जाएंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको ओपन इन क्रोम करके उस गूगल फॉर्म को भरना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ फ्री है, मॉडल पेपर, रिएक्शन, एवरीथिंग इज फ्री। बस आपको सर्च करते आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास हर रोज व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट आ रही, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सर नोट्स चाहिए। तो बेटा थोड़ा सा इंटरनेट सर्फिंग तो करो यार, है ना, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे लाइफ बहुत बड़ी है। छोटी छोटी सी चीजें, 12th में आ गए हो आप, थोड़े से तो बड़े हो गए हो। ओके, तो इंटरनेट पर जाओ, बायो लिंक है हमारे इंस्टाग्राम पर, वहां पर सारी चीजें मिल जाएगी। नाउ बैक टू विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ध्यान से देखना और समझना
कि कैसे होगी। मैं आपको बोला था कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए, एल्किल हैलाइड के साथ, मतलब ROH प्लस HX, ठीक है, या फिर RX के साथ करवा दें। किसके साथ करवा दे बेटा, RX के साथ करवा दे। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ROR बन जाएगा और साथ में क्या बाहर हो जाएगा, HX, है ना। पर यह अभिक्रिया इतनी आसानी से नहीं होती। ये अभिक्रिया के लिए हमें चाहिए एक मध्यवर्ती उत्पाद, जो कि होगा सोडियम फिनोऑक्साइड। सोडियम फिनोऑक्साइड डायरेक्टली हम इस अभिक्रिया को संपन्न नहीं करवा सकते। तो विलियम संश्लेषण अभिक्रिया में हमें चाहिए सबसे पहले सोडियम एल्का ऑक्साइड। फिनोऑक्साइड बेंजीन रिंग के साथ होता है, एल्को ऑक्साइड का मतलब होता है कि खुली एलिफेटिक संरचना के साथ में सोडियम धातु जुड़ी हुई हो। तो सबसे पहले हम एल्कोहल की अभिक्रिया, चूंकि हमें सोडियम एल्को ऑक्साइड प्राप्त करना है, तो हम सबसे पहले एल्कोहल की अभिक्रिया में यहां पर ले रहा हूं एथिल एल्कोहल के 2 अणु। इसकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन सॉरी सोडियम के 2 अणुओं के साथ में, ठीक है। तो यहां पर से हाइड्रोजन अपना बंध तोड़ लेगा और बाहर हो जाएगा। तो तुम सभी को पता है कि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा H2 का एक अणु, ठीक है। यहां पर आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन देके क्यों नहीं जा रहा, तो ध्यान रहे ये भी विद्युत धनात्मक तत्व जब इससे जुड़ेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज किस पर आएगा, ऑक्सीजन पर, और उसे बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा, इसे बाहर कर देगा। ओके, पुरानी वाली विधि की तरह। तो यहां पर जो प्राप्त होगा हमें 2RCH2-ONA, और यही है हमारा सोडियम एल्को एल्को ऑक्साइड, ठीक है। ये बन गया हमारा एक उत्पाद। अब जब इसकी अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड के साथ करवाएंगे ना, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, ROR, ठीक है। यह विधि इतनी ही आसान है। आप ध्यान रहे, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एल्कोहल से अधिक रिएक्टिव कौन है, तो आपका आंसर होगा सोडियम एल्कोऑक्साइड, ठीक है। कि इससे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, एल्कोहल और सोडियम फिनोऑक्साइड में अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो ये अधिक क्रियाशील है, और ये आपको आधी से ज्यादा रिएक्शन में आगे देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। मैं इसे मिटा दूं, तो ये रहा हमारा उत्पाद कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इन शॉर्ट हमने रिवाइज कर लिया कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया धातुओं के साथ कराई जाती तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। तो अल्कोहल वाले वन शॉट में मैंने सिखाया है आपको कि कैसे आप सोडियम एल्कोऑक्साइड या फिर सोडियम फिनोऑक्साइड, जो कि बेंजीन रिंग के साथ में बनता है, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप विलियम संश्लेषण अभिक्रिया का आपने आधा पार्ट कवर कर लिया है। अब हम आधा पार्ट कवर करते हैं कि कैसे होगा। तो नाउ वी हैव टू थिंग्स वी नीड। सबसे पहले सोडियम एल्कोऑक्साइड यानी कि RONA। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आता है कि सोडियम फिनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, या फिर RONA का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, सोडियम एल्कोऑक्साइड होता है, प्लस इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करानी है, एल्किल हैलाइड के साथ, मतलब RX के साथ। हम क्या लिख रहे हैं, केवल रासायनिक समीकरण। प्रश्न आएगा केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, तो यहां से ये आवन विद्युत होगा, यहां से ये विद्युत होगा। तो सबसे पहले बनेगा ROR प्लस NaX। ओके, इतना समझ में आ गया। तो प्रश्न सुनना ध्यान से, कैसा होगा कि जब सोडियम फिनोऑक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाइए, सोडियम एल्कोऑक्साइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाइए, सॉरी गलत हो गया, सोडियम फिनोऑक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाइए, और आपको बोलेगा केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको रासायनिक समीकरण ये लिख दिया हमने। अब आपको इसके बाद में क्या करना है, आपको इसके बाद में लिखना है एग्जाम्पल। अच्छे बच्चे एग्जाम्पल भी लिख के आएंगे ताकि नंबर ना कटे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसका, हम लेते हैं CH3CH2ONA, जो हमने पिछले टॉपिक में बनाया।
साथ में हम ले लेते हैं क्या, CH3CH2Cl, ठीक है। मिलाओ दोनों को, तो पहला उत्पाद आपका बनेगा NaCl, और बाकी का जो बनेगा, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है, C2, H कितने हैं यहाँ पर 5, क्रियात्मक समूह O, और इधर भी C2H5। ये बन गया आपका उत्पाद, क्या बन गया बेटा, डाई एथिल ईथर या एथेनॉक्सी एथेन। नाम ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बता दिया मैंने। केमिकल रिएक्शन विलियम, हाँ अब पूछते हैं, अब समझते हैं नाम कि कैसे पूछा जाए। ये तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि विलियमसन श्लेषण अभिक्रिया बताओ, या फिर पूछ लेगा कि क्या होगा जब हम सोडियम एल्कोऑक्साइड को किसके साथ मिलाएं, एथिल एथिल क्लोराइड के साथ मिला दे तो क्या बनेगा। ये दो तरह से पूछ लिया। या फिर बोलेगा केवल रासायनिक समीकरण लिखो जब फिनो ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाए। तो इस प्रकार से 2-3 तरह से प्रश्न बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नाम चेंज हो सकता है अलग अलग। नाउ अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ध्यान से देखो, अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये रही हमारी अल्कोहल की संरचना। अब ध्यान रहे, इससे एक प्रश्न बनता है, मैं बीच बीच में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बताते रहूंगा कि इसके मध्य एक आबंध कोण बनता है, मतलब ये कुछ इस प्रकार से बनता है, तो इसका मान कितना है। ये सभी क्वेश्चन में बन सकता है, अभी कुछ बच्चों के ऑब्जेक्टिव में आया था। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1.117 और जिसी के पास में दूसरी बुक है उसमें ये दो तरह के आंसर दिए हुए हैं। इसका मान, इस आवंत की लंबाई पूछेगा 111 pm, इसकी आवंत की लंबाई है। तो हो सकता है अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन हो, पर यहाँ पर जो मेंशन है वो मैंने आपको बता दिया। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी बनता है कि आर ओ आर के मध्य आवंत कोण का मान कितना है या आवंत की लंबाई कितनी है। चलो अब देखते हैं क्या कि क्या होगा। तो सबसे पहला ईथरों में जो विदलन होता है वो यहाँ से होता है, मतलब C, यदि मैं मानो इसे ऐसा लिखूं CH3O CH3, तो यहाँ पर देखोगे आप C-O है, तो या तो C-O आबंध आबंध में विदलित हो जाए, या फिर ये यदि बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा है, बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा है ऐसे पे, यदि ये संरचना कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर R है, इसके पास में क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन युग, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को इस बेंजीन रिंग पर दे देगा। तो जब बेंजीन रिंग पे देते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे और यहाँ पे माइनस चार्ज आता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया, और ऊपर वाले को आप बोल सकते हैं क्या, नाभिक रागी अभिक्रिया। ठीक है, तो जहां पर माइनस चार्ज आएगा वहां पर ऑब्वियसली जिसके पास प्लस चार्ज होगा वो जुड़ेगा, और जब यहां से चीजें जाएंगी तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पर कौन जुड़ेगा, माइनस चार्ज। बस इतना ही आसान है। जिसने प्लस माइनस और संयोजकता का खेल समझ लिया उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूं हो गई, और ये पता होना चाहिए कि कौन से बंध कहां से टूट रहे हैं। नाउ हम पहली रिएक्शन देखते हैं कि जब हम C-O आवंत का विदलन हो, तो पॉइंट नंबर 1 डालिएगा, जब ईथर में C-O आवंत का विदलन होगा, C-O आवंत का विदलन होगा। ठीक है, नाउ पहली रिएक्शन देखते हैं, हमारे पास में है ROR। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें कि ये बिल्कुल ही विदलित हो जाए, तो हमारे पास में है हेलोजन हैलाइड, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड। हेलोजन हैलाइड मतलब RX होता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं क्या, हाइड्रोजन हैलाइड। इसकी अभिक्रिया जब हम करा देंगे इससे, तो ये यहाँ से टूटेगा, वो वहां से टूटेगा, तोड़ो बेटा, और इस पर प्लस आयन है, इस पर माइनस आयन है। जब यहाँ से टूटेगा, जब यहाँ पे टूटेगा तो इस वाले पे आएगा प्लस आयन और इस वाले पे आएगा माइनस आयन। ठीक है, मैंने बता दिया कि ये OR जब यहाँ से जाएगा ना तो इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। बोले मैं तो अकेला नहीं जाऊंगा भाई, तो जोड़ते हैं बेटा, जिसके पास में प्लस नहीं है उसको मिल जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस था ये हो गया माइनस। अब क्या बचा आगे पे, यहाँ पर आपके पास में OR है माइनस चार्ज के साथ में, इससे कौन जुड़ जाएगा, प्लस वाला। ठीक है, तो हम जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे, किसकी, अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, हेलोजन हैलाइड, सॉरी यार
हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, हेलोजन ही हेलोजन पढ़ा था, चैप्टर 6 घुस गया मेरे दिमाग में। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम कराएंगे तो हमें मिलेगा हेलोजन हैलाइड यानी कि एल्किल हैलाइड, और हेलोजन हैलाइड नहीं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और ये जो है वो है एल्कोहल। ठीक है, तो ये थी पहली रिएक्शन। अब जो दूसरी रिएक्शन होती है, जो इलेक्ट्रॉन रागी वाली रिएक्शन है, वो ज्यादातर हमें वेंजिन रिंग वाली संरचनाओं में देखने को मिलेगी। ठीक है, वेंजिन रिंग संरचनाओं मिलेगी, जिसमें हमने पहले लिखा था कि ईथर का C-O आवंत का विदलन होता है, और दूसरी जो रिएक्शन है उसके लिए आप लिख लो क्या, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, या इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया लिखेंगे आप, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें किसी का प्रतिस्थापन नहीं होगा, सिर्फ जुड़ाई होगी। प्रतिस्थापन जो होगा वो होगा हाइड्रोजन परमाणु का। इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया, अब जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं होंगी तो तुम्हें पता है कौन जुड़ेगा, प्लस ऑब्वियसली प्लस चार्ज वाले लोग जुड़ेंगे और माइनस चार्ज वाले बाहर होंगे। ठीक है, कोई ना कोई हटेगा, जब माइनस चार्ज आता है तो वहां से हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है। तो इसमें कुछ अभिक्रियाएं हैं जो मुख्य रूप से कॉमनली होती हैं, जिसमें नाम आता है हैलोजनन अभिक्रिया का, फिर आता है हमारा नाम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का, अंत में आता है नाइट्रोकरण अभिक्रिया का। ठीक है, तो ये 3-4 टाइप की रिएक्शन है जो आपको देखने को मिलेगी, और ध्यान रहे इन सभी अभिक्रियाओं में हमें दो दो उत्पाद मिलेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। मेनली हमें देखना होता है कि कौन से अभिकारक लेने होते हैं और कौन कौन से उत्पाद बनेंगे। ठीक है, तो अभिकारक तो आपको पता है कि हमें क्या लेना है, पहला अभिकारक तो आपको पता है कि हमें क्या लेना है। ठीक है, हैलोजनन में भी आपको पता होगा कि हमें कौन सा अभिकारक लेना है। तो सबसे पहले समझते हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये आपकी बेंजीन रिंग है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इसके पास में दो एकागी युग्म है इलेक्ट्रॉन के, और इससे जुड़ा हुआ है R प्लस। जब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, एथेनोइक अम्ल के साथ कराएंगे, एथेनोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल भी बोलते हैं इसे, एथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल। ठीक है, CH3COOH, बेंजोइक अम्ल का सूत्र अलग होगा, बेंजोइक अम्ल का सूत्र होगा C6H5COOH अम्ल। इसके साथ में हमें जोड़ना है क्या, Br2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा, Br2 जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं, सबसे पहली रिएक्शन समझते हैं। तो देखो, हमेशा मैंने आपको बताया था 3 जगह पे चार्ज आता है। ठीक है, अभी आपने देखा था कितनी जगह पे चार्ज आता है, 3 जगह। तो सबसे पहले उत्पाद में Br2 यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये हमारा अल्प उत्पाद होगा। ठीक है, और प्लस हमारा दूसरा उत्पाद जो होगा वो यहाँ पर जुड़ेगा, कहाँ, आखिरी वाले। ठीक है, 2 Br2 थे, यहाँ दोनों जगह से H निकलेगा, तो आई होप टू H जब बाहर होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो H2 के रूप में बाहर हो जाएगा गैस में। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये थी हैलोजनन के साथ में। इसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट, जब आप अभिक्रिया लेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट में होगा ये कि आप लेंगे CH3Cl, और उत्प्रेरक जो आएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का मुख्य उत्प्रेरक होता है AlCl3। तो यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी CH3 जुड़ जाएगा, जो बाहर होगा वो 2 HCl के अणु होंगे। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे। और नाइट्रोकरण अभिक्रिया का भी यदि मैं आपको बताऊं, नाइट्रोकरण अभिक्रिया में भी H2SO4 और HNO3 अम्ल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर N2 जुड़ेगा, यहाँ पर भी N2 जुड़ेगा, जो बाहर होगा वो H2O होगा। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं आपको समझनी पड़ेंगी और धीरे धीरे करके आ जाएंगी। बस इसी को आधार मान के आगे की जो 2 अभिक्रियाएं हैं वो आपको लिखनी है। नाउ मूव टू अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के भौतिक गुण, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न क्वेश्चन में बन जाते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे ये रिएक्ट करते हैं। तो एक चीज कॉमनली बता दूं कि कुछ गुण जो है अल्कोहल और फिनॉल के मैच करते हैं, जैसे कि अल्कोहल और फिनॉल। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल, जैसे जैसे कार्बन की संख्या में हम वृद्धि करेंगे,
क्या करेंगे, जैसे जैसे हम कार्बन श्रृंखला में वृद्धि करते जाएंगे इनके क्वथनांक में भी वृद्धि होते चली जाएगी। ठीक है। पर एक और बात, जब जब एल्कोहल श्रृंखला में बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाए, क्या हो, एल्कोहल श्रृंखला में बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाए, आइसो श्रृंखला हो सकती है वो, नियो श्रृंखला हो सकती है वो। ठीक है। एन श्रृंखला का क्वथनांक हमेशा ज्यादा रहेगा, नियो का उससे थोड़ा कम रहेगा और आइसो का सबसे कम रहेगा। तो एल्कोहल में जैसे जैसे ये हाइड्रोकार्बन में होता है, ब्रांचेस के कारण उनके क्वथनांक में कमी आ जाती है। अब विलेयता की बात करें तो कार्बन संख्या में वृद्धि के साथ साथ जो विलेयता है उसमें भी कमी आती है, चाहे वो अल्कोहल हो या फिनॉल हो। पर ध्यान रहे थोड़े विलय तो सभी हैं। अल्कोहल की बात करें तो प्रथम और द्वितीय कार्बन तक विलय है, आप सभी को पता है क्यों विलय है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि प्रथम और द्वितीय कार्बन जो है कार्बन वाले अल्कोहल लाइक CH3OH या C2H5OH पानी में क्यों विलय है। ठीक है, प्रैक्टिकली प्रूवन है। और बाकी की जो कार्बन संख्या में वृद्धि हम करते जाएं तो कैसे ये विलय नहीं हो पाते। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन था। तीसरी चीज जो हम समझते हैं जो भौतिक गुण के अंतर्गत आती है, रंग। तो ध्यान रहे तीनों ही चीज रंगहीन है, फिनॉल, ईथर और एल्कोहल तीनों ही रंगहीन होते हैं। एज पर बुक तीनों ही रंगहीन होते हैं। पर ध्यान रहे एल्कोहल में जो कलर होता है ना, प्रश्न आ सकता है कि अल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं। अल्कोहल को पीने अयोग्य बनाना होता है तो उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन, साथ ही उसे दुर्गंधपूर्ण करने के लिए पिराडीन मिला दिया जाता है, जिसे ही अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न यदि आ भी गया तो ये लिख सकते हो आप। सारे ही रंगहीन होते हैं, पर ज्वलनशीलता की बात करें तो सभी जलने पर अलग अलग प्रकार के रंग देते हैं। ठीक है, ईथर बिल्कुल ही नहीं दिखता, कुछ लोगों के अंदर ऐसी आग होती है जो एक दूसरे से जलते पर दिखाते नहीं है, वो ईथर वाली आग है। बाकी जो 2 टाइप की आग है वो बाहर ही दिखती है। एल्कोहल जो होता है वो नीले रंग के साथ में जुड़ता है, जलता है, और फिनॉल जो है वो पीले रंग के साथ में जलता है। अब और ईथर दोनों ही द्रव्य अवस्था में होते हैं। ईथर में एक सुगंध, मतलब सुखद सुगंधित गंध होती है। एल्कोहल कम गंध वाला या फिर गंधहीन भी हो सकता है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस होता है और इसकी गंध इतनी अच्छी नहीं होती, गंध होती है पर तीक्ष्ण या तेज गंध होती है। और इसी से एक और प्रश्न बनता है कि फिनॉल अम्लीय है या क्षारीय। तो इसका आंसर है अम्लीय, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था। तो इसी उम्मीद के साथ में नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। यदि आपने सरल एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नोट्स के लिए जो भी बच्चे हमें बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम बायो पर नोट्स है की लिंक अपलोडेड है, बस आपको कुछ डिटेल फिल करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने दिख जाएगी। कोई सेक्शन भी आपको वहां पर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम चैनल पर भी मैं हर रोज एक वीडियो पोस्ट करने से पहले या उसके बाद डाल देता हूँ। बची कुछ चीजें आपको रील्स और पोस्ट के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो और स्टोरी में भी काफी सारी चीजें लगाता हूँ। तो यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे ने डोनेट किया था, थैंक यू सो मच संजय सिंह। एंड बाकी भी बच्चे यदि चाहे तो डोनेट कर सकते हैं इफ यू आर कैपेबल। और आप वीडियो को शेयर भी करिए। इसी उद्देश्य के साथ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात करेंगे हम। राधे राधे, ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहे ताकि एग्जाम के पेपर अच्छे से जाए। ओके, नाउ राधे राधे।